दोस्तों, अमेरिका के अफगानिस्तान के छोड़ने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुशियां तो मना रहा है, पर वो जानता अच्छे से है कि पश्तूनिस्तान नाम की नई समस्या उसके सामने उभर के आने वाली है। और ये एक टाइम बॉम्ब है जिसकी घड़ी की सुई चलनी शुरू हो चुकी है। तो क्या है पश्तूनिस्तान? क्यों कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले दिन में ये बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाला है पाकिस्तान के लिए। और तो और कुछ तो यहां तक कह बैठ रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े भी हो सकते हैं अगर इस पश्तूनिस्तान समस्या को वो मैनेज नहीं कर पाए। तो क्या है पश्तूनिस्तान, ये आज हम जानेंगे। और इसको समझने के लिए, इस समस्या को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जाने कि इस वक्त तालिबान के क्या क्या फैक्शंस हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं और उस पर पाकिस्तान का क्या कंट्रोल है और किस प्रकार से ये समस्या आने वाले दिन में बढ़ने वाली है। इसकी जो पहले कदम है पाकिस्तान ने शुरू करवा दिए हैं। कहीं ना कहीं ये जो घड़ी की जो कांटे चलने शुरू हुए हैं उसमें पाकिस्तान का खुद का हाथ है। तो आइए आज इस वीडियो में इसको समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, आपके मन में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है जिसके लिए आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करें और उस पर जो भी आपके सवाल हैं वो आप मुझसे जरूर पूछें। आपसे मैं जरूर संपर्क करूंगा उसके बाद। तो दोस्तों, आज का सवाल भी देख लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए डूरेंट लाइन है, ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है, तो डूरेंट लाइन पे ही मैंने एक सवाल बनाया है। आप लोग जरूर चाहें तो अभी पॉज करके दे सकते हैं, नहीं तो लेक्चर के बाद आप जरूर इसका जवाब दें। तो लेक्चर हो सकता है थोड़ा आपको लंबा लगे, तो आप चाहें तो इसको तेज करके देख सकते हैं 1.5, 1.75, 2x अपने स्वाद अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज में अगर आप देखें दोस्तों, तो रिसेंटली टीटीपी ने एक आत्मघाती हमला पर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने क्लेम की। तो इसमें पाकिस्तान के जो पैरामिलिट्री फोर्स थे उस पर एक बाइक जाके उन लोगों ने ठोकी, जिस बाइक से में बॉम्ब लगा था और उससे 3 फौजी पैरामिलिट्री सोल्जर्स मारे गए और 20 इंजर्ड हो गए। तो पाकिस्तान में टीटीपी के हमले शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों, ये तो पाकिस्तान ने कई दिनों बाद जाके क्लेम किया है। अगर हम टीटीपी की बात माने तो उनका टेलीग्राम में ऐसा क्लेम है कि उन्होंने बस अगस्त महीने में 32 इस प्रकार के हमलों को अंजाम दिया है। तो अब सवाल उठता है, ये क्या हो रहा है? ये दोस्तों कहीं ना कहीं वही फ्यूचर जो पश्तूनिस्तान वाली बॉम्ब है उसी के तरफ ये इशारा कर रही है। ये उसी का आपको कह सकते हैं एक ट्रेलर देखने मिल रहा है। तो क्या है पश्तूनिस्तान? आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो दोस्तों, पश्तूनिस्तान एक जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल रीजन है, एक हिस्टोरिकल रीजन है। बेसिकली पश्तून नेशनलिज्म के द्वारा बनाया गया पश्तूनिस्तान है। तो जहां पर पश्तून रहते हैं जिन इलाकों में, दैट इज पश्तूनिस्तान। तो कई लोग कहते हैं कि उसका मैप कुछ इस प्रकार का होगा, कई लोग अलग मैप बनाते हैं। तो जो अगर हम 1980 का पॉपुलेशन देखें कहां पर पश्तून्स रहते हैं, तो टोटल पश्तून अगर आप देखें तो 6 से 7 करोड़ हैं। उनमें से आप अगर देखें तो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में ये मेजरली रहते हैं। तो अफगानिस्तान में जहां पर आप ग्रीन कलर में इसको देख पा रहे हैं, ये वाले इलाके जो अफगानिस्तान के दोस्तों, यहां पे करीबन 1.5 करोड़ पश्तून रहते हैं। और पाकिस्तान में ये जो इलाका आप देख रहे हैं NWFP से लेके ये सारा इलाका, ये वाला इलाका आप देखिए दोस्तों, यहां पर 4.5 करोड़ पश्तून आपको रहते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो इलाका है दोस्तों, दिस इज पश्तूनिस्तान। आपको बताना चाहूंगा, पश्तून ट्राइब की जो कल्चर है, पश्तून ट्राइब का जो वैल्यू सिस्टम है और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये बहुत पुरानी है। ये 2,500-3 हजार साल पुरानी है। यानी इस इलाके में इस्लाम आने के पहले से इनके कल्चरल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू होते आए हैं और आज तक दिख रहे हैं। और पश्तून लोगों में बहुत ज्यादा सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी एंड ब्रदरहुड है। तो ऐसा इनमें अगर आप देखें तो कल्चर में भी ऐसा नहीं है कि जो अफगानिस्तान का पश्तून है वो पाकिस्तान के पश्तून से बहुत अलग है। आज तक पोरस बॉर्डर रहा है तो लोग फ्रीली मूव करते रहे हैं। रोटी बेटी का रिश्ता जैसा हम कहते हैं तेराई रीजन में, इंडिया और नेपाल में है, कुछ वैसा ही रहता है, यहां पर भी रहता है। एंड ब्रदरहुड है बहुत ज्यादा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान आए दिन जाते रहते हैं। तो ये जो बाउंड्री है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर है,
इसको बहुत ज्यादा तवज्जो पश्तून नहीं देते। तो दोस्तों लेकिन ये बॉर्डर ही सबसे बड़ी समस्या का कारण बनती हुई दिख रही है। तो इस बॉर्डर का क्या नाम है? डुरंड लाइन। तो 1893 में मॉर्टिमर डुरंड, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, एक डिप्लोमैट थे, आईसीएस इंडियन सिविल सर्वेंट का ही हिस्सा थे, तो उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री तय की। तो दोस्तों इसकी कहानी अगर हम देखें तो बेसिकली इस इलाके में, यहां पर आप देखें तो पूरा का पूरा ब्रिटिश कंट्रोल था, और यहां पे अफगानिस्तान के नॉर्थ में आप देखें तो ये सोवियत तो नहीं, उस वक्त रशियन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करता था। तो अब यहां पे रशियन एम्पायर, यहां पे ब्रिटिश एम्पायर, उनको बीच में एक बफर एरिया क्रिएट करना था। तो उसके लिए वो बफर एरिया का बाउंड्री ब्रिटिश एंड अफगानिस्तान के बीच में कहां से शुरू होता है? तो उन्होंने एक रैंडम लाइन इस प्रकार से बना दिया। इस लाइन का ही नाम है डुरंड लाइन। यहां पे ईरान से शुरू होगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, यहां पे आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जाके मिलता है। आज के वक्त में पाकिस्तान जिसको हथिया के रखा हुआ है इसके कुछ इलाके, तो इस वजह से आज के टाइम में देखें तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप जरूर कहेंगे यस इट टचेस इंडियाज बॉर्डर। तो इस प्रकार से यहां पर मिलता है। तो अब अगर आप देखें तो दोस्तों यह है डुरंड लाइन। पर इस डुरंड लाइन ने अगर हम देखें तो ये जो पश्तून इलाके हैं इनको दो भाग में बांट दिया, एक पाकिस्तान में जो रह रहे हैं और जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो फाटा वाले इलाके में, एनडब्ल्यूएफपी वाले इलाके में, इस इलाके में जो पश्तून रहते थे वो अपने भाइयों से बिछड़ गए। तो इस प्रकार से पश्तून लोगों में एक रिजेंटमेंट है कि आपने हमको दो अलग अलग बाउंड्री में बांट दिया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हमारा सेम कल्चर है। तो आज के टाइम में कहीं ना कहीं यही वापस उभर के आपको देखने मिलेगा। तो अब जब आप ये कहानी समझ गए हैं तो आगे की कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो पाकिस्तान बहुत इस मामले में वो जानता है कि अगर पश्तून लोगों में यूनिटी हो गई, अगर पश्तून नेशनलिज्म रिकिंडल हो गई, तो ऑलरेडी आपने देखा है कैसे स्टार्टिंग में अफगानिस्तान डुरंड लाइन को रिजेक्ट कर रहा था। तालिबान की बात करूंगा, अफगानिस्तान ने तो किया ही है, और तालिबान भी जो स्टार्टिंग में पावर में आया था अभी, तो उसने इस डुरंड लाइन को रिजेक्ट किया है। कहता है कि हम डुरंड लाइन को नहीं मानते। तो हमारे भाई पश्तून भाई तो उधर भी रहते हैं, और ये जो डुरंड लाइन मॉर्टिमर डुरंड ने बनाया था, ये देखा जाए तो पपेट गवर्नमेंट उस वक्त अफगानिस्तान में थी, तो उसके साथ बैठ के ही बनाया है, तो इसको हम मान्यता नहीं देते। तो पाकिस्तान अच्छे से ये बात जानता है कि अगर पश्तून नेशनलिज्म एक तरफ मजबूत हो गई तो कहीं ना कहीं इस इलाके में अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इलाका जो है दोनों तरफ पश्तून ही रहते हैं। तो अफगानिस्तान को इसलिए पाकिस्तान हमेशा अनस्टेबल रखना चाहता है, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान अनस्टेबल रहेगा तब तक डुरंड लाइन वाली बातें नहीं उठेंगी। लेकिन अगर फ्यूचर में तालिबान पर उन लोगों का कंट्रोल हो गया जो कि नेशनलिस्ट हैं, जो कि अफगान और पश्तून नेशनलिज्म में यकीन रखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो डुरंड लाइन को उठा के फेंक देंगे। और अगर वो फेंक दिए इस प्रकार से तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो एक ब्रॉडर ये वाला जो पश्तून लोगों का इलाका है, वहां पे ऑलरेडी एक सेपरेट पश्तून होमलैंड की डिमांड बढ़ सकती है, या फिर एमलगमेशन विद अफगानिस्तान की डिमांड हो सकती है। तो ये डिमांड ना हो, इसलिए इस इलाके को अनस्टेबल रखना पाकिस्तान के लिए बहुत अहम बन जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम कैसे पश्तूनिस्तान वाले बॉम्ब को समझने के लिए आज के तालिबान को समझें। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम बड़े आसानी से कैसे पश्तूनिस्तान की समस्या होने वाली है इसको समझेंगे। तो दोस्तों आज के टाइम में तालिबान अगर हम देखें तो इसमें कई फैक्शन है, कोई कहते हैं 4, कोई कहते हैं 6, अलग अलग जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट अलग अलग फैक्शंस में बताते हैं। तो कोई उम्र के अनुसार है, कोई रीजन के अनुसार है। तो कुछ आप देखें तो तालिबान में कुछ पश्तून है, कुछ तालिबान में देखें तो उज़्बेकी भी है, एक पावर सेंटर है। तो अलग अलग फैक्शंस में आप देखें तो सो कॉल्ड तालिबान गवर्नमेंट आज की जो है वो बटी हुई है। लेकिन सब एक बात पर हामी भरते हैं सारे पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, वो ये कहते हैं कि जितने भी फैक्शंस हैं ये दो ब्रॉड ग्रुप में इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ब्रॉड ग्रुप है नेशनलिस्ट्स का। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो सरकार हो अफगानिस्तान में उसमें फॉरेन डोमिनेशन नहीं हो, उसमें फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं हो, यानी कि इन शॉर्ट वो गवर्नमेंट सोवरेन हो, वो अपने हक के लिए लड़े और अपनी आवाज बुलंदी के साथ रखे। तो आज तक सबसे ज्यादा आप अगर देखें तो
अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा तवज्जो इसी को दिया गया है कि आप कहीं के भी हो, सोवियत यूनियन हो, अमेरिका हो, इससे पहले ब्रिटिश हो, सबको हम उठा के फेंक देते हैं एंड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर बन चुका है, क्योंकि इनमें सोवरेनिटी वाली बात ये कहते हैं कि हमने कूट कूट के भरी गई है। तो इस फिलॉसफी पे जो यकीन करते हैं वो कौन है? नेशनलिस्ट हैं। आज के टाइम में इनको कांधारी, कांधार वाले, कांधारी भी कहा जाता है। दूसरा ग्रुप है दोस्तों, वैसे आपको बता दूं, कांधारी में आज के टाइम में जो यंगर जनरेशन है उसका बहुत ज्यादा फोकस आपको देखने मिलेगा। यंगर जनरेशन के लोग इसी कांधारी स्कूल ऑफ थॉट में यकीन करते हैं, यानी नेशनलिस्ट हैं। दूसरा दोस्तों आप अगर देखें तो ये थोड़े जो पके पकाए पुराने लीडर्स हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा 2001 के पहले जो तालिबान था वो कैसा था, तो वो पाकिस्तान एंड आईएसआई का ही एक्सटेंडेड आर्म था। कहीं ना कहीं आईएसआई उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करता था, तो पाकिस्तान का एक्सटेंडेड आर्म था। खुद हाईजैकिंग करवानी थी IC-814 की, करवा दी कांधार में। तो इस प्रकार से आप देखें तो आज भी उनकी लेगेसी चल रही है। तो वो कौन है? पाकिस्तान बैक्ड हार्डलाइनर्स हैं। ये दोस्तों अगर आप देखें तो मोस्टली ओल्डर लीडर्स हैं, जो तालिबान पुराने वाले में भी थे, तो इसमें यंगर जनरेशन कम दिखेगा। ये वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इशारों पर नाचने को तैयार हैं। तो ये दोस्तों लार्जली आप अगर देखें तो हक्कानी नेटवर्क इसमें सबसे पहले उभर के आता है। तो हक्कानी कहते हैं इसको कई लोग, लेकिन हक्कानी नेटवर्क बस एक पार्ट है, इसके सिवा अन्य भी हैं जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैक्ड हार्डलाइनर्स हैं, जो कि ओल्डर लीडर्स आप देखें तो वो इस स्कूल ऑफ थॉट में यकीन करते हैं। यानी पाकिस्तान के सामने उन लोगों ने अपनी स्वाधीनता हटवा दी है। उनको मालूम है, वो कबूल कर चुके हैं कि चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान जो कहेगा कर लेंगे, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाइना के पैसों पे जो भी होगा तो उसको भी वो इनडायरेक्टली मानेंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे तालिबान के, जब हम ये दो फैक्शन समझ चुके हैं, तो आइए आज का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो अभी तालिबान की गवर्नमेंट है, उसके लीडर्स को समझते हैं। ये दोस्तों अगर हम समझ गए तो हम समझेंगे कैसे आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स इस इलाके में प्ले होने वाला है। तो दोस्तों अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक जरूर करें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है मुझे मालूम है, एंड इस वीडियो को बनाने में बहुत वक्त लगा है, बहुत वक्त, बहुत एनालिसिस, कई आर्टिकल्स को जोड़ के फिर जाके ये बना है। तो लाइक जरूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए तो दोस्तों अब हम देखते हैं तालिबान के की लीडर्स कौन कौन है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो एक अगर आप देखें तो वो है सुप्रीम लीडर। वो कौन है? तो अखुंडजादा, तो मौलवी हबीबुल्ला अखुंडजादा। तो एक कहानी आपको बार बार बोलूंगा, ये क्वेटा शूरा से जुड़ा हुआ है। तो क्वेटा शूरा क्या है? तो दोस्तों 2001 में जब अमेरिकन वॉर ऑन टेरर शुरू होता है, तालिबान को उठा के फेंकने की बात होती है, तो अमेरिकन अटैक्स होते हैं, तो जो तालिबानी थे उस वक्त वो सब भाग के पाकिस्तान के क्वेटा शहर में आ जाते हैं, और वहां पे उत्पत्ति होती है क्वेटा शूरा की। शूरा यानी काउंसिल ऑफ लीडर्स। तो क्वेटा काउंसिल ऑफ लीडर्स अगर आप देखें तो वहां से शुरू होता है। तो ये क्वेटा शूरा से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वही आदमी है जो पुराने तालिबान 1.0 जो कहते हैं कि बहुत क्रूर, बहुत निर्मम था, तालिबान 2.0 तो बदल गया है, ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तालिबान 1.0 वाले ही लोग तालिबान 2.0 में भी आपको देखने मिल रहे हैं। ये गुड तालिबान, बैड तालिबान कुछ नहीं आपको दिखेगा। तो ये अगर आप देखें तो मौलवी हबीबुल्ला अखुंडजादा, ये कौन है? ये तालिबान पिछले सरकार में भी अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस हुआ करता था, एंड ये अल्टीमेट लीगल अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि ये रिलीजियस मैटर्स को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करता है, एंड यही वो आदमी है जिसके दौरान तालिबान 1.0 में बीच सड़क में लोगों को कटवा दिया जाता था, सर पे गोली मार दी जाती थी औरत के, एंड अलग अलग प्रकार के जो बहुत भयानक आप देखेंगे जो सजाएं थी इसी के अंदर दी गई है। तो ये कोई अलग व्यक्ति नहीं है, ये वैसा ही रिलीजियस हार्डलाइनर है, क्वेटा शूरा से जुड़ा हुआ है, पुराना तालिबान का सदस्य है, यानी पाकिस्तान का क्लोज अलाई है। तो चीफ लीड कमांडर आप देखें, अगर आप देखें तो जो सुप्रीम लीडर है वो पाकिस्तान के सामने झुकने को तैयार है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री। तो प्राइम मिनिस्टर दोस्तों ये है मुल्ला हसन अखुंड। तो ये अगर हम देखें तो ये भी अगर आप देखें तो डिप्यूटी पीएम हुआ करता था 1996 से लेकर 2001 तक, यानी कि बहुत ऊपर के पोस्ट में बैठा हुआ था। पाकिस्तान का ही
कहीं ना कहीं उसकी बात सुना करता था। तो पाकिस्तान का ही आदमी प्राइम मिनिस्टर भी बना हुआ है। ये इतना ही हार्ड लाइनर है कि यही वो आदमी है जिसने बामियान बुद्धा को, जो स्टैचूज थे जो बॉम्ब से उड़वा दिए गए थे, उसके पीछे यही आदमी जिम्मेदार था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं दो डिप्यूटी पीएम कौन है। तो दोस्तों दो डिप्यूटी पीएम अगर आप देखें तो ये कुछ डिप्लोमैट्स हैं। तो पहला डिप्यूटी पीएम अगर आप देखें तो अब्दुल घानी बरादर। ये अगर हम देखें तो तालिबान का जो ऑफिस कतर में स्थित था, उस कतर के ऑफिस में ये बैठा करता था और बातचीत किया करता था। तो इसकी बात आपको बता देता हूं कि ये पाकिस्तान के आईएसआई ने और अमेरिकन ने जॉइंट ऑपरेशन में इसको पकड़ा है और कई साल तक जेल में रखा है। जब इसको कई साल तक जेल में रखा है तो इसके साथ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं हुई है उस वक्त, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए इसके मन में पाकिस्तान के प्रति प्रेम थोड़ा कम है। तो उसके बाद अमेरिकन दबाव में, अमेरिका के कहने पे, अफगानिस्तान जब सरकार थी, लेजिटिमेट सरकार पिछली वाली जो थी अफगानिस्तान की, वो सालों से कहती थी एक्स्ट्राडाइट करो, अफगानिस्तान भेजो, इस पर हम केस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजता है। फाइनली अमेरिका के कहने पर इसको रिहा करवा दिया जाता है और रिहा करवाने के बाद इसको इसलिए रिहा करवाया जाता है कि तालिबान से बातचीत का रास्ता खुले। तो यही वो आदमी है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत हमदर्दी नहीं है और इस वक्त ये कहीं भागा भागा फिर रहा है। तो इस पर अभी फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा डिप्यूटी पीएम, ये भी एक डिप्लोमैट है, ये है मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी। तो दोस्तों इसके बारे में कहना चाहूंगा, ये पश्तून नहीं है, ये उज़्बेक आदमी है, ये उज़्बेक है एंड ये भी उसी कतर में बैठा करता था और नेगोशिएशन किया करता था। तो ये भी एक डिप्लोमैट है। तो ये दो डिप्यूटी पीएम जो बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं कोई बहुत पाकिस्तान के खास नहीं है, लेकिन इस वक्त पता नहीं इनका क्या होने वाला है। और एक उज़्बेकी है, नाम के लिए एक उज़्बेक को इन लोगों ने रख लिया है। चलिए अब दोस्तों ये सारे लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, अब पावर स्ट्रगल हो रहा है यंग जनरेशन में। तो आइए देखते हैं यंग जनरेशन में क्या खिचड़ी पकी है। तो दोस्तों अगर हम मिनिस्ट्रीज की बात करें, तो मिनिस्ट्रीज की बात अगर हम करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है मौलवी सिराजुद्दीन हक्कानी का। काहे का मौलवी जो भी है, सिराजुद्दीन हक्कानी अगर हम देखें तो ये 48 वर्षीय है। अब नेता तो युवा ही होता है 48 में, तो जो भी है ये 48 वर्षीय नेता है एंड ये जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। जलालुद्दीन हक्कानी कौन है? ये हक्कानी नेटवर्क का फाउंडर था, तो ये उसका बेटा है और इसको दिया गया है इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो बेसिकली होम मिनिस्टर है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा पावर इसके पास रखा गया है। तो होम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपने पिट्टू को बनाया है। तो इसका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है हक्कानी नेटवर्क का ही आईएसआई के साथ। इतना ही है कि कई लोग कहते हैं कि आईएसआई का एक्सटेंडेड आर्म है हक्कानी नेटवर्क। तो आईएसआई ने अपने आदमी को बनाया है, सिराजुद्दीन हक्कानी को, अगर आप देखें तो होम मिनिस्टर। दूसरे तरफ है दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर। ये कौन है? ये है मोहम्मद याकूब। ये बस 31 वर्ष का है, 31 ईयर्स। तो दोस्तों ये जो है ये तालिबान का जो फाउंडर था मुल्ला मोहम्मद ओमार, उसका बेटा है एंड ये एक कांधारी है। कांधारी मतलब ये वो फैक्शन को यकीन बिलीव करता है जो कहता है पाकिस्तान हो या कोई भी देश, उसका कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान पे, यानी अफगानिस्तान के सोवरेनिटी वाला ये सदस्य है। तो सोवरेनिटी पे यकीन करता है। ये कौन है? मोहम्मद याकूब है एंड ये कांधारी है और इसने ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस किए हैं। स्पेशली जब काबुल का फॉल हुआ था तो उसको ओवरसी इसी ने किया है। तो ये मोहम्मद याकूब है और मोहम्मद याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी, यही दो पावर फैक्शन बना हुआ है यंग जनरेशन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों खलील उर रहमान हक्कानी। तो ये भी हक्कानी नेटवर्क वाला है। तो ये दोस्तों रेफ्यूजी मिनिस्टर है एंड ये जहां से आते हैं हक्कानी नेटवर्क वाले, पाकिस्तान से ही बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान में गांव है, वहां से ये सब आते हैं। तो ये खलील उर रहमान हक्कानी अगर आप देखें तो ये रेफ्यूजी मिनिस्टर है एंड ये सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसकी तस्वीर आप यहां पे देख रहे हैं, 48 वर्ष का युवा, तो इसका चाचा है खलील उर रहमान हक्कानी एंड ये मतलब कि जलालुद्दीन हक्कानी जो कि हक्कानी नेटवर्क का फाउंडर था, उसका भाई है। तो ये एलिजेडली ऐसा चर्चा है
कि खलील उर रहमान हक्कानी यानी इस क्राउन प्रिंस, वन ऑफ द क्राउन प्रिंस अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इस क्राउन प्रिंस के चाचा ने इस डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल घानी बरादर, इन दोनों में हुई है एक झड़प पावर के कंट्रोल को ही करने के लिए। तो इन दोनों में हुई झड़प जिसमें कुछ लोगों ने तो कहा गोली भी चली, कुछ लोगों ने कहा नहीं गोली नहीं चली है। और उसके बाद अब्दुल घानी बरादर भागा भागा फिर रहा है। अफवाहों का मार्केट गर्म हुआ कि गोली चल गई, मर गया। तो उसके बाद इसका भी एक वीडियो आया है जिसमें उसने कहा ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, हम ठीक हैं, कुशल मंगल हैं। वैसे तो रेडियो में स्पीच पढ़ के सवाल एक पूछ रहा था, पढ़ के वो उसका पढ़ के जवाब दे रहा था, किसी ने वीडियो भी साथ में बनाया है, वही वीडियो आया है। तो जो भी है दोस्तों, कहा जा रहा है हक्कानी नेटवर्क और अब्दुल घानी बरादर, इन लोगों में भी खींचातानी शुरू हो गई है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो याद रखिएगा अब्दुल घानी बरादर थोड़ा उतना हार्ड विंग नहीं है, ये मॉडरेट है, ये चाहता है बातचीत के लिए जगह रहे। तो अब अगर हम देखें तो अब जब हम तालिबान के इंटरनल पॉलिटिक्स को समझ चुके हैं तो अब देखते हैं पश्तूनिस्तान बॉम्ब कहां जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर देखिए एक बात, यहां पर देखिए आप एक बात कि ये जो यहां पर आप देखिए तो इस वक्त तालिबान जिनके कंट्रोल में है वो इन शॉर्ट पाकिस्तान के कंट्रोल में है, आईएसआई के कंट्रोल में है। तो ऑब्वियसली ये नेशनलिस्ट फैक्शन जो की थी, जिसमें आप अगर देखें तो अब्दुल घानी बरादर, या फिर जिसमें आप देखें तो मोहम्मद याकूब है ना, बेटा उसका तालिबान के फाउंडर का, तो ये लोग नेशनलिस्ट फैक्शन वाले, कहीं ना कहीं इनको सत्ता का जो मजा मिलना था वो नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये डिपोज्ड नेशनलिस्ट पावर के स्ट्रगल में तो संघर्ष करेंगे। और जब ऐसा स्ट्रगल होता है तो क्या होता है, ऐसे स्ट्रगल में आउटसाइडर को ब्लेम किया जाता है। तो कौन है यहां पे आउटसाइडर? तस्वीर सामने है, ये देख रहे हैं आप, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद, आईएसआई के चीफ। तो ये खुद बहुत रंगीन आदमी है, इन पर कभी गूगल कीजिएगा। इनकी बीवी ने, कहा जाता कई अफवाहें हैं ऐसी कि इनकी बीवी ने इसको कहीं पर गोली मार दी थी, और उसके बाद अलग ही मार्केट अफवाहों का इनके खिलाफ रहता है। बड़े रंगीन मिजाज हैं, उम्र पे मत जाइएगा। फयाज जो कि ओपनली तालिबान में जाके इंटरफेयर कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये जो गाज गिरेगा आउटसाइडर का, इन्हीं के ऊपर गिरने वाला है, पाकिस्तान के ऊपर गिरने वाला है। उसमें क्या होगा, आपने देखा है जब इंडिया कुछ करता नहीं है तब तो नेपाल में आए दिन आवाज उठ जाती है बिग ब्रदर इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस। यहां तो खुलेआम पाकिस्तान घुस के अपने अटैकर्स के द्वारा पंजशीर में ऑपरेशंस करवा रहा है। कई बैटरीज ऑफ आप देखें तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। तो ऑब्वियसली वहां पर भी ये आउटसाइडर वाला गेम तो शुरू होगा। और जब ये आउटसाइडर वाला गेम शुरू होगा तो किसको टारगेट किया जाएगा? इन लोगों को जो कि सरकार में बैठे हुए हैं। क्या कहा जाएगा कि ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग सब के सब बिक गए हैं पाकिस्तान के हाथों। यही सवाल उठेगा जब कहेंगे बिक गए हैं पाकिस्तान के हाथों। ये लोग अपनी बात नहीं सुनते, ये पश्तून इंटरेस्ट को सामने नहीं रख रहे, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, ये बिक चुके हैं। तो यहां पर एक कोशिश की जाएगी पश्तून नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है उसको रिकिंडल करने की। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता ये पश्तून नेशनलिस्ट स्पिरिट जो कि कई साल पुरानी है, 2400-2500 साल पुरानी है कम से कम। तो इतनी पुरानी स्पिरिट अगर रिकिंडल हो गई तो क्या होगा? ऑब्वियसली पश्तूनिस्तान में जो डूरेंट लाइन है उसकी मान्यता ये लोग नहीं मानेंगे। तो ये पाकिस्तान इसलिए क्या करता है, इसको काउंटर करने के लिए इस इलाके में इस्लामिज्म, पैन इस्लामिज्म की स्पिरिट चाहता है वो बनी रहे। तो इस वजह से पश्तून नेशनलिस्ट स्पिरिट यहां नहीं बनती है। और ये अफगान नेशनलिज्म का एंटीथेसिस है, पैन इस्लामिज्म, क्योंकि वो फिर उस प्रकार से ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट जो बना हुआ है डूरेंट लाइन, उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। तो ऑब्वियसली अब देखिए, मुझे बताइए, अगर ये पावर जो कि नेशनलिस्ट फैक्शन है वो आने वाले दिनों में कहेगा कि हमको यूनाइट होना है और इस एंटी पश्तून सरकार जो तालिबान में बैठी है इसको गिराना है, तो क्या इस पश्तून यूनिटी की जो चिंगारी होगी क्या पाकिस्तान में नहीं फैलेगी? याद रखिएगा, पाकिस्तान में 4.5 करोड़ पश्तून है, अफगानिस्तान में तो बस 1.5 करोड़ हैं। तो वो चिंगारी जब वहां फैलेगी तो क्या होगा? ये टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और इसके कई अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो सब और ऑपरेशन करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये पश्तूनिस्तान बॉम्ब आने वाले दिनों में फटने के आसार दिखा रहा है।
और इसकी जो घड़ी का काटा है ये पाकिस्तान ने खुद तय किया है जब वो वहां पे इंटरफेरेंस शुरू कर दिया। नहीं करता तो शायद ये कांटा नहीं चले, लेकिन अब वो ओपनली जब कर रहा है तो ऑब्वियसली पश्तून नेशनलिस्ट आने वाले दिनों में इस पूरे इलाके को अनस्टेबल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है आने वाले दिनों में हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यही सवाल था एंड यही था आज का टॉपिक। आई होप आपको मजा आया हो सुनने में, समझने में। तो दोस्तों आज का सवाल देख लेते हैं, ड्यूरेंट लाइन के कंटेक्स्ट में क्या क्या स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 1, ये बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को सेपरेट करता है। बिल्कुल करता है। क्या ये ईरान को टच करता है? क्या ये इंडिया को टच करता है? क्या ये चाइना को टच करता है? तो ड्यूरेंट लाइन अगर आप देखें, ईरान को टच करता है, जी हाँ। इंडिया को टच करता है, जी हाँ। चाइना को टच करता है, बिल्कुल नहीं। तो ईरान इंडिया दोनों को टच करता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को सेपरेट करता है। तो आंसर इज सी 1, 2 एंड 3 ओनली। दोस्तों आज आखिरी दिन है, अनअकैडमी सब्सक्राइब करने का सोच रहे हैं तो प्राइस हाइक हो जाएगा, तो उसके पहले आज कर लें। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, इससे आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। दोस्तों आप कीमत देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त ऑफर में आपको मिल रहा है सब कुछ। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्लस जीएस की 1 साल की कीमत बस 40,095 रुपए, जीएस ऑप्शनल कॉम्बो 46,740, आइकनिक जीएस 6345, आइकनिक कॉम्बो 63,989। तो दोस्तों ये एडिशनल 10% डिस्काउंट आने वाले दिनों में, आज आखिरी दिन है, अब नहीं मिलेगा। तो लेने का सोच रहे हैं तो यही वक्त है। नीचे लिंक देखिए, फॉर्म में एक लोन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसको भरिए एंड KC10 कोड का इस्तेमाल करें। जब आप KC10 कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, आप मेरे अंदर देख रेख में पढ़ेंगे। तो सारी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको गाइडेंस मिलेगी। 20 किताबें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 साल के सब्सक्रिप्शन से के साथ, 1 साल या उससे अधिक। आपको लोन के लिए भी नीचे फॉर्म है, उसको भरें। मेगा कॉम्बैट होने वाला है, इसका हिस्सा बने, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। विजडम सीरीज चल रही है एंड दोस्तों आपको कीमतें बता देता हूं, प्लस सब्सक्रिप्शन की और आइकनिक सब्सक्रिप्शन की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सिवा ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की भी कीमत आप देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसका हिस्सा बने एंड साथ साथ 15 सितंबर से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इनको जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।